हेलो स्टूडेंट, इस चैनल पर जुड़ने वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस देखेंगे, चैप्टर नंबर 2। इससे भी हर बार 5 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल क्या है, अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। उदाहरण में HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH। मन खट्टा होता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और जल में घुलने पर H+ आयन उत्सर्जित करता है। आप देखेंगे कि कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल है जो प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे कहा जाए नींबू और संतरा में कौन से, नींबू संतरा में कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं? नींबू संतरा में कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं? सिट्रिक अम्ल उपस्थित होते हैं। याद रखिएगा, सिट्रिक अम्ल किसमें उपस्थित होता है? नींबू और संतरा में। इसी प्रकार सिरका में कौन से अम्ल उपस्थित रहता है? सिरका में एसिटिक अम्ल सिरका। इसी प्रकार टमाटर, अगर टमाटर में पूछा जाए कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर। टमाटर के बाद आपका आ जाएगा दही। दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? लैक्टिक अम्ल। दही में उपस्थित होता है लैक्टिक अम्ल। तो ये थे कुछ प्राकृतिक पदार्थ जो आपको एनसीईआरटी में गिवन है। अब हम देखेंगे क्षार के बारे में। क्षार का परिभाषा। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं या इसी को बोलते हैं तीखापन। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में घुलकर OH आयन उत्सर्जित करते हैं। OH आयन उत्सर्जित करते हैं। अम्ल कौन सा आयन उत्सर्जित करता है? तो H+ आयन। और यही क्षार अगर जल में घुलेगा तो कौन सा आयन निकलेगा? OH- आयन का उत्सर्जित करेगा। जैसे उदाहरण कौन कौन से है जो क्षार का उदाहरण होगा? तो क्षार का उदाहरण में जिसमें OH आयन मौजूद हो, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और भी है
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और भी दे सकते हैं CaOH के होल ट्वाइस। ठीक है, ये सब आपका जो जिसमें OH उपस्थित होगा वो अम्ल का उदाहरण होगा, जिसमें है ना Cl होगा, NO3 होगा, SO4 होगा, है ना। तो ये सब किसका उदाहरण है? जिसमें H मौजूद होगा, जिसमें H मौजूद होगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। OH मौजूद होगा वो किसका उदाहरण होगा? क्षार का उदाहरण। तो अम्ल में देखिएगा H और क्षार में देखिएगा OH। अब हम देखेंगे कि क्षार का कार्य क्या है। तो क्षार हमारा जो है पेट की अम्लता, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस मिट्टी की अम्लता को दूर किया जाता है। तो क्षार का कार्य क्या है? क्षार का उपयोग हम जो भोजन खाते हैं उसको पचाने में, अनपच हो जाने पर इसका यूज किया जाता है ना, क्षार का। और इसके साथ साथ मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने में भी क्षार का यूज किया। सूचक ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा सूचित करते हैं। रंग परिवर्तन द्वारा सूचित करते हैं, उसे सूचक कहते हैं। सूचक क्या है? तो वैसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल भी और क्षार भी उपस्थित रहता है, और अम्ल और क्षार की उपस्थिति से उसके रंग में क्या होता है? परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के द्वारा ये सूचित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक होते हैं, सूचक क्या पढ़ेंगे? सूचक के प्रकार। सूचक होते हैं कितने प्रकार के? सूचक के प्रकार। सूचक सामान्य रूप से, समानता रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक किसको बोलेंगे? तो प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो प्रकृति के स्रोत से प्राप्त होता है। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो प्राकृतिक सूचक क्या होगा? जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। जैसे प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने वाले सूचक हल्दी जो है आपका प्राकृतिक सूचक है। इसी प्रकार हल्दी के बाद आपका हो जाएगा हल्दी,
पत्ता गोभी, पत्ता गोभी जिसको फूल गोभी के नाम से जानते हैं, पत्ता गोभी। इसके साथ साथ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आदि, ये सब जो है आपका प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे ये क्या होता है, सूचक क्या होता है। तो सूचक जो है, सूचक यानी लिटमस विलयन के सूचक, लिटमस विलयन, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस क्या होता है, तो लिटमस जो है, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का सूचक होता है, बैंगनी रंग का सूचक होता है। लिटमस जो है बैंगनी रंग का सूचक होता है, जो थैलेफाइटा समूह के, जो थैलेफाइटा, थैलेफाइटा, थैलेफाइटा समूह के, थैलेफाइटा समूह के मीथेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। फाइटा समूह के मीथेन पौधे से, मीथेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। पूछेगा लिटमस क्या है, तो लिटमस विलयन बैंगनी रंग का, एक बैंगनी कलर का एक सूचक होता है, जो थैलेपाइडे समूह में इसको रखा गया है और थैलेपाइडे समूह के मीथेन पौधे से प्राप्त करते हैं लिटमस। अब हम देखेंगे कि दूसरा क्या होगा, संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक किसको बोलेंगे, पहले प्राकृतिक सूचक पढ़े, संश्लेषित सूचक किसको बोलेंगे। तो वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किया जाता है, रूप से तैयार किया जाता है, रासायनिक रूप से तैयार किया जाता है, उसे संश्लेषित सूचक बोलते हैं। संश्लेषित सूचक कहते हैं। तो संश्लेषित सूचक किसको बोलेंगे, जो रासायनिक रूप से निर्माण किया जाएगा उसी को संश्लेषित सूचक बोलेंगे। इसका उदाहरण होगा, उदाहरण के रूप में, उदाहरण मेथिल ऑरेंज संश्लेषित सूचक है। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। या दूसरा उदाहरण फिनोल्फिनील, फिनोल्फिथीलिन और बहुत सारे हैं जो रासायनिक रूप में निर्माण किया जाता है, रासायनिक रूप से तैयार किया जाता है। अब हम देखेंगे तीसरा प्रकार सूचक का होगा संश्लेषित सूचक के बाद गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, और गंधीय सूचक किसको कहेंगे, गंधीय सूचक का परिभाषा, तो ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षार
अम्ल या क्षारकीय माध्यम से बदल जाता है। अम्ल या क्षारकीय माध्यम से बदल जाता है यानी परिवर्तन हो जाता है, तो उसे गांधीय सूचक कहते हैं। गांधीय सूचक कहते हैं। तो अम्ल या क्षारकीय के माध्यम से वो बदल जाएगा, जिसकी गंध यानी स्वाद जो है अम्ल या क्षार की उपस्थिति के माध्यम से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो वैसे सूचक को गांधीय सूचक कहते हैं। जैसे में आप उदाहरण होगा गांधीय सूचक का, जैसे प्याज देखे होंगे। प्याज भी एक प्रकार का सूचक है, लेकिन प्याज गांधीय सूचक के ग्रंथ आता है। वैनीला, वैनीला और भी है, तो दो हम जानेंगे। अब हम देखेंगे कि अम्लों के गुणधर्म और क्षारकों के गुणधर्म के बारे में। तो अम्लों के गुणधर्म, अम्लों के गुणधर्म, अम्लों के गुणधर्म। पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पहला गुणधर्म हो गया। दूसरा गुणधर्म, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। H+ आयन प्रदान करते हैं। और अम्ल का तीसरा गुणधर्म होगा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। चौथा होगा कि अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, मैंने इसमें विद्युत का प्रवाह होगा। क्षार का गुणधर्म, पहला गुणधर्म होगा कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद क्षार में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरा गुणधर्म होगा कि ये जल में घुलकर, ये जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करते हैं, आयन प्रदान करते हैं। और तीसरा गुणधर्म होगा क्षार का, क्या नीले लिटमस पत्र को यानी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को, ये लाल लिटमस पत्र को नीले कर देते हैं, नीले कर देते हैं। और चौथा गुणधर्म होगा कि ये छूने पर सामुन जैसा दिखते हैं। ये छूने पर, क्षार को अगर छुएंगे, छूने पर सामुन जैसा लगता है, सामुन जैसा लगता है।
तो ये हो गया क्षार का गुणधर्म। अब हम पढ़ेंगे कि अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्लों के धातुओं के साथ, अम्लों के धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल को अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो चलिए, जब अम्ल की धातु के साथ क्रिया की जाती है, जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो उसमें हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होते हैं। तो उसमें हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होते हैं। सर्जित होना मतलब निकालना। जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन गैस का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। जैसे देखिएगा कि धातु प्लस धातु अम्ल, यानी कि धातु को तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा धातु अम्ल, धातु और अम्ल, अम्ल यहां चल जाएगा, धातु के साथ जुड़ेगा, धातु अम्ल प्लस हाइड्रोजन गैस, देखिए उदाहरण, जैसे जिंक है, जिंक धातु है और इसमें तनु अम्ल के रूप में H2SO4 आ गया, तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4 बनेगा, ये यहां जाएगा, धातु के साथ जुड़ेगा अम्ल, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा? उत्सर्जित होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, जब दूसरा उदाहरण दीजिएगा तो दूसरे उदाहरण का क्या, जैसे कि लोहा है प्लस HCl, तो ये क्या बनेगा? HCl तो लोहे के साथ चलेगा, FeCl2 और 2H बचेगा, यानी कि H2 क्या होगा? उत्सर्जित होगा, हाइड्रोजन गैस। अब हम देखेंगे दूसरा आगे देखेंगे। अम्लों के धातु के साथ अभिक्रिया हो गया। अब क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया करें, क्षारों के धातु के साथ अभिक्रिया, क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया। जब क्षारों को धातु के साथ, जब क्षारों को धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, क्षारों को धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, यानी रिएक्शन कराया जाता है, अभिक्रिया कराई जाती है, यहाँ पे अम्ल ना लिखा करके लवण लिखाएगा, धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस होगा उत्सर्जित। और यहाँ जो होगा आपका कि जब धातुओं के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस ही उत्सर्जित होगा, हाइड्रोजन गैस
का उत्सर्जित सर्जन होता। ठीक है। आगे देखिए, जैसे उदाहरण, जैसे आपको बोला जाए कि किया जाएगा तो क्षार प्लस धातु के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा। धातु ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। जब धातु के साथ करेगा तो धातु प्लस तनु अम्ल, तो धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। और जब हम क्षार के साथ धातु के साथ क्रिया करेंगे तो क्षार धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। अब आगे देखिएगा कि जिंक जो है क्या है? जिंक है जो धातु है, और NaOH क्षार हो गया। इसके साथ जब अब क्रिया कराएगा तो धातु ऑक्साइड बनेगा, यानी कि NaZnO2 प्लस H2 का